बातें सुन के दो तीन पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए। सबसे पहले तो जो आपने शुरुआत जो करी थी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि हम द पावर ऑफ स्पीकिंग, बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं एक साइकोलॉजी के ऊपर एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक पॉइंट लिखा था, वो बहुत बड़ा फैक्ट लगा मेरे को। मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। आप लोग भी उसको ध्यान से सुनना। आपने देखा ये एनिमल, बिस्तर लेके आया जो आपके लिए तो तो एनिमल एक्टिविस्ट देखेंगे आप, मतलब जानवरों की जान के बारे में बात करते हुए देखेंगे, है ना। पेटा, आपने जॉन इब्राहिम को जानवरों के बारे में बोलते हुए सुना होगा, बट आपने कभी भी मच्छियों के बारे में बोलते हुए नहीं सुना होगा। उस किताब में एक रिसर्च थी कि मच्छी के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता। उसका सबसे बड़ा रीजन है मच्छी के साउंड नहीं होता है, वो बोलती नहीं। हाँ, दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड। क्योंकि अगर आप किसी और जानवर को मारोगे तो वो आवाज निकालता है, एंड दैट आवाज, वो जो आवाज है वो आपके कानों को इफेक्ट करता है, बुरी आवाज, और इस वजह से आप किसी के लिए खड़े होते हो। तो आप इसमें थोड़ा सा और, मतलब क्योंकि मुझे भी आपके इस पॉइंट पे बिल्कुल लगा, आपने जब बोला था आपको बोलना बहुत जरूरी है, राइट। जब तक आप बोलोगे नहीं, और बोलने का एक कला होती है, एक तरीका होता है, और मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टोन। अगर मैं, जैसे आप मेरी वाइफ को अच्छे से जानते हो, एंड मेरे रिलेशनशिप्स को भी जानते हो बहुत सारा जानता हूँ, मेरे मुंह मत खुलवाना। मैं आपको बताऊं, ये वही जगह थी जब मैं रिलेशनशिप में था, शादी नहीं हुई थी मेरी, और मुझे उसको दिखाना था कि वो थोड़ी सी साउथ इंडियन थी, वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी, और यहाँ पे जितने फैकल्टीज हैं, स्वामी जी हैं, सबके साथ मैं हक करता हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी, मतलब हमारा एक बहुत ही शानदार तालमेल था। तो मैं उसको अपना एक लाइफस्टाइल दिखाना चाह रहा था कि कि मैं किस तरीके की लाइफ जीता हूँ, है। क्योंकि शी बिलोंग्स फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, एंड यहाँ बच्चे मेरे को आई लव यू बोल देते हैं, राइट। यहाँ जो रुचि है सर की, जो भांजी है, वो मेरी एकदम मतलब क्लोज है, वो मतलब वो मेरे को हग नहीं करती, वो आके एकदम मेरे पे चढ़ जाती है। और एक रीतू मैम करके एक मैम हुआ करती थी यहाँ पे, वो उसके पापा का बर्थडे 18 मार्च को आता है, तो मेरा भी आता है, तो वो भी मुझसे बड़ी क्लोज। तो इन सबका साथ मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरी जो आने वाली मेरी वाइफ है उसको भी ये दिखना है, तो उनको लेके आया था मैं यहाँ, मम्मी को भी साथ में लेके आया था। स्वामी जी, अच्छा वो कारण है, मैंने कार खरीदी थी उसका, मेरे पास बाइक थी स्वामी जी ने बोला कि उसका नाम सुजैन था। अब यहाँ पे कैमरे में बोलना है तो ठीक है, उसका वो उसने मेरे को बोला, स्वामी जी ने बोला कि यार एक काम करो, मम्मी को और सुजैन को मैं कार में ले जाता हूँ, तुम रीतू के साथ बाइक में आ जाना। मैंने बोला ठीक है स्वामी जी, ठीक है। और जैसे ही वो आई और कुछ लोगों ने मेरे को हक किया, वहां से उसका मुंह बनना शुरू हो गया था एक्चुअली, ठीक है। और हम लोग जा रहे थे चौकी ढानी, और आपको याद है ना, तो हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, रीतू मेरे पीछे बैठी हुई थी। रीतू को पता नहीं अचानक क्या हुआ, हम लोग बहुत आगे थे, रीतू को पता नहीं क्या हुआ, बोले सर मेरे को बाइक चलाना सिखाओ ना। अरे मैंने बोला यार ये अभी टाइम नहीं है, तू बैठ अभी। सर प्लीज सर प्लीज सर। मैंने बोला चल बैठ, आगे बिठाया उसको। मैंने बोला देखिए सर ये चला, ऐसे से मैं उसको चला के दिखा रहा था, इतने में स्वामी जी गुजरे और वो पीछे बैठी हुई थी, और मैं नॉर्मली हम लोग कैसे कार में बैठते, ऐसे बैठते हैं, वो बैठी हुई थी ऐसे, ठीक है। और मैं जैसे उसको देखा, मैंने तू उतर, तो बोलती क्या हो गया, और मैंने बोला पूछ मत, तू उतर। फिर उतर, जैसे बैठे में डर गया, और बाप रे वहां गया तो कांड हो गया। वो बोले मेरे को जाना है यहाँ से, ये वो। अब मैंने बोला स्वामी जी, और स्वामी जी हंस रहे हैं। तो कार के अंदर की मैं बताता हूँ आपको कि मैंने उसको बोला कि देख ले ये मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी उसमें। मैंने कहा तू ठीक से देख ही ले, मैंने कहा ये ऐसा करता है, मैंने कहा इससे शादी करना है तुझे, समझ ले इस बात को। मैं मन में सोचा स्वामी जी आओ, और स्वामी जी वो जानने का बोले जान दे। अरे मतलब जान दे क्या, वो घर जाने क्या बोल रही है। और स्वामी जी बहुत पंगे हो रहे, अरे कुछ नहीं यार तू डांस कर। मतलब ही वाज सो लाइट। और मेरे को आज, मैं आज भी इनको बोलता हूँ, अगर आप नहीं होते ना मेरे लाइफ में,
मतलब शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, बहुत अच्छी इंसान है, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब मैं कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहा था उसके साथ, मतलब मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानूंगा, और जितनी भी लड़कियां हैं, पॉजिटिव होना एक नॉर्मल सी बात है। बट प्रॉब्लम कल भी मैं जब हम बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो स्वामी जी एक सवाल मैं करूंगा आपसे, आपने जब रिलेशनशिप की बात करी, एक सवाल मुझसे किसी ने कल रात को मैसेज करके पूछा था, तो वो मेरे लिख के लेके आया हूं। व्हाट आर दी अल्टीमेट डील ब्रेकर्स, या वो रेड फ्लैग क्या होता है जहां आपको लगता है मुझे तो मिल गया था, राइट क्योंकि अगर ये इंसान मुझे समझ नहीं पा रही है तो इसके साथ मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। तो ऐसे आज के तारीख में, क्योंकि कल भी मेरे से कई 20 साल के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स वर्सेस पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। तो मेरे को मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी मुंबई में है, अकेले रहती है, सारा चीज मैनेज कर लेती है। भगवान करे भगवान ना करे, ये कैसे मैं बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कल को उसको रिलेशनशिप में और मुझे चुनना पड़ जाए तो उसको मैं क्या बताऊं, क्या रेड फ्लैग है। मैं बच्चों को 3 बात बताता हूं जब स्पेशली लड़कियों को लेके। पहली बात यह है कि किसी भी लड़के को चुनना हो ना, तो उसके अंदर ये क्वालिटी देखो कि वो अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कैसे बात करता है, अपने से कमजोर, अपने से डिजिग्नेशन में नीचे, अगर कभी उसके ऑफिस में जा रहे हो तो उसके ऑफिस बॉय के साथ वो कैसे बात करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसके साथ कभी ड्राइव पे जाओ, और सिटी में जाना ड्राइव पे, ठीक है, बोले चलो आज अपन इंदौर घूमते हैं, और उसकी ड्राइविंग स्किल देखो। ड्राइविंग स्किल लेने की कितना अच्छा चला रहा है, क्या वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, क्या वो ट्रैफिक नियम फॉलो कर रहा है, क्या वो थार टाइप मेंटालिटी नहीं कि वो डिवाइडर पे घुसा देता है, राइट, या फिर वो जुगाड़ करके बिल्कुल सिग्नल तोड़ के स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो तो रेड फ्लैग है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं आते। कोई एक ऐसी कहानी सुनाओ उसको जिसको आप पत्थर से पत्थर आदमी को सुनाओ तो उसके आंखों में आंसू आ जाए, और उसके बाद उसको चेक करो, उसके आंसू से मेरा मतलब ये कि इमोशंस उसके जगते हैं कि नहीं। ये 3 फैक्टर्स है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से रोशनी डाल सकते, ये मैंने बताया उनको, उसके बाद भी एक सवाल किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2 छोटी छोटी बात है। एक तो ये इन्होंने कहा बोलने का जो महत्व है, शायद मैंने कभी आपको पहले भी बताया होगा, मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि जो लोग बहरे रहते हैं उनको बोलने की भी प्रॉब्लम रहती है, जबकि उनका ये कॉर्ड सब सही रहता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो वो सुन नहीं पाते तो बोल नहीं पाते। तो बोलने के लिए पहली चीज़ आनी चाहिए सुनना। तो आप भरपूर किसी को सुनिए, भले ही वो कुछ भी बकर बकर कोई फालतू बात कर रही हो, जो भी, उसको सुनिए पूरे अच्छे से। और उसके बाद फिर आपकी बात को जितने संक्षेप में आपको बताता है, जितने अच्छे से बताता है, आप बोलिए। पर जैसे आपने यूँ कहा कि अरे यार ये तो सुनती ही नहीं है, ये बोली जाती है, तो आप चुप ही हो गए, तो फिर मसले हल नहीं होंगे। सुनना तो आपको बहुत सारा है, आदमी महिला की बात करना कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, तो सुनना बहुत सारा है, पर फिर अपनी बात को कहना भी है, बोलना भी है। बोल के हल्के हो जाओ, आप भी हल्के हो जाते हो, सामने वाला भी हल्का हो जाता है, और वो ज़िंदगी का वहाँ पर वो गठान नहीं बनती। गठान अगर बनती जाती है ना तो फिर बहुत बाद में परेशानी होती है। तो गठान नहीं बनती। तो आपके अंदर अभी भी कोई बात होगी कि मम्मी को बतानी थी, नहीं बताई थी, छोड़ दी थी, पर ऐसी कोई बात हो तो उसको जाके एक दिन मम्मी को बता देना चाहिए, उससे फ्री हो जाना चाहिए। आप भी फ्री होते हो, वो भी फ्री होते हैं। तो बोलना तो बड़ा ज़रूरी है, पर बोलने के लिए अनिवार्य शर्त है सुनने की तैयारी रखो। या तो पहले सुन लो या बाद में सुन लो, पर सुनो जरूर। पर आप अपनी बोल के और चले जाते हो उठ के, तो फिर ये बोलना नहीं होगा, वो टू वे होना चाहिए। दूसरी रेड फ्लैग की बात की सर ने, तो एक्चुअली क्या है, जैसे ही हम इस उम्र में आते हैं, सर जिस उम्र में है, मतलब हम बहुत बूढ़े नहीं हैं, पर हम मैच्योर एज में तो आ गए ना। तो सर मैच्योर एज में आ गए, मैं मैच्योर एज में आ गया, तो हम फिर रेड फ्लैग, ब्लू फ्लैग की बात करना चालू कर देते हैं, ग्रीन फ्लैग, ये देखना वो देखना। पर जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमें भी कोई फ्लैग नहीं दिख रहा था क्या? वो कैसा ही था, मतलब अभी मैं देखता हूँ, मतलब मैं वही को मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारी एक मैडम है, टीचर है, बहुत सुंदर है दिखने में, ओशन में। तो वो एक दिन कहीं मिल गई, तो उनके साथ एक बंदा था, ऐसा मतलब क्या बताऊँ मैं आपसे, हाथ में सिगरेट भी थी, ऐसा हो रहा था, वो आंखें ऐसी लाल हो रही थी। तो मैंने कहा ये कौन? तो मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर वो मैडम ने कहा कि मैं मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही हूँ इससे शादी करने के लिए।
मुंह में गुटखा भरा हुआ ढेर सारा, आप इमेजिन कर लो, मतलब उससे भी गंदा जो आप इमेजिन कर सकते हो। जुबान केसरी। हाँ, जुबा केसरी और हाथ में सब सारे। और मैं उसको देखा, उसको नीचे से ऊपर, ना हाइट ना हेल्थ ना कुछ भी नहीं उसमें। वो और उसका हस्बैंड को मैं जानता हूँ, यहाँ आते रहते हैं। वो हस्बैंड को डाइवर्स देने की तैयारी कर रही है, उसके साथ जाना है इसको। भैया ऐसा कुछ रहता है एक टाइम कि ना कोई फ्लैग दिखता ना कोई दिखता। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हाँ, तो आप बहुत सारी जांचें नहीं कर पाते अगर आपका प्यार हो जाता है एक बार। हम आप एक दूसरे के वो भी हो सकते हैं ना, जैसे सर कह रहे हैं कि एनालिसिस करो, मैं सोचता हूँ कि एनालिसिस नहीं हो सकता। प्यार हो गया तो काहे का एनालिसिस? काला है, कुत्ता है, कमीना है, झूठा है, खूनी है, मेरा है वो, बस बात खत्म, है ना? ऐसा है। वो उसको बेचारे को, मजनू को, वो राजा ने देखा कि रोता रहता सड़क पे बैठ के, लेला रोता रहता, तो राजा पकड़ के लाया, ले जा रहा है। वो 20 अच्छी सुंदर लड़कियां खड़ी करी अपने राज्य की, और बोला यार तू ये क्या रोता रहता है? वो बोले वो काली कालूटी लेला, बोले ये 20 में से किसी को भी चुन ले। तो वो भाई गया, हमने एक को देखा, दूसरे को देखा, वो पूरी 20 लड़कियों को बड़ा ध्यान से देखा। वो लड़कियां भी तैयार, राजा कह रहा है ये जिसको चुन लेगा शादी करनी पड़ेगी इससे। वो महाराज, वो 20 लड़कियों को देखा और कहता इनमें लेला तो ही नहीं कोई। आपके समझ में आ रही बात? दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है, दिल लगा गधे से तो परा भी क्या चीज है, ऐसा भी बोलना चाहिए साथ ही साथ। तो भैया मेरे सोच और मेरे एक्सपीरियंस से, हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये है कि कोई फ्लैग व्लैग देखे नहीं जा सकते। उस समय तो ऐसा फितूर रहता है, और फिर जब वो उतरता है, फिर वो लड़की कहती है क्या फंस गई मैं इस आदमी के साथ, ये गुटखा खाता था मेरे को दिखा नहीं, ये सिगरेट पीता था, इसकी बहन ने बोला था इसको बीमारियां हैं, पता नहीं मेरे को उस समय क्या हो गया था। अब इसको सब दिखने लग गया, तब इसको कुछ नहीं दिखा। एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसका कुछ नहीं हो सकता यानी मेरे पास ये जो सर जिस चीज़ का इलाज पूछ रहे हैं, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है। बट सर हर किसी के पास आप जैसे लोग नहीं, मैं तो किस्मत वाला हूँ कि मेरे लाइफ में आप थे उस टाइम। अब मैं उस चीज को रिवाइंड करके देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लाइफ इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। और जब आप प्यार में होते हो तो इनफैक्ट उस टाइम भी मेरे को वही सही लग रही थी। हाँ। मुझे लग रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ। राइट, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। वो तो आपको कोई बताता था कि स्वामी जी ने भड़काया, तो आप मेरे भी हाँ, मैं सीरियसली बता, ये तो बहुत बाद में इन्होंने बताया कार के अंदर क्या हुआ। लेकिन आप ये देखें, इसमें अगर मैं एक बात और ऐड करूं कि आप प्यार में रह के ही कुछ ऐसे सिचुएशंस लेके आए कि सपोज आपने एग्जांपल दिया मैडम का, क्या उसको बोला कि यार तू मेरे लिए गुटखा छोड़ सकता है क्या, या मेरे लिए ये कर सकता है क्या? भाई अगर मैं, इट्स अ गिव एंड टेक, मैं आपके साथ 22-23 सालों से हूं, तो इसमें भी 100% गिव एंड टेक ही है। इनिशियली 5-6 साल तो मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए था, आप मोटी सैलरी देते थे मेरे को, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा वो कनेक्शन बैठा। तो वो चीज भी भले वो रेड फ्लैग के तरीके से ना देखें, क्योंकि हमको लाइफ जीनी है। आज की तारीख में आप देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राइट, कहीं कुछ कांड हो रहा है, कहीं कुछ कांड हो रहा है, न्यूज़ इतनी सारी आ रही है, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर मैं वही है कि मैं अलग बात करूंगा, ये अलग बात करेंगे, आप कंफ्यूज मत होना, आपको समझना, अपनी बुद्धि से समझना। ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया सही कर रहे हैं 100%। मेरी भी बेटी होती तो मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तो बिल्कुल फ्री हूँ। पर भाई साहब का परिवार है, फिर बेटी वहाँ है, तो सारी बातें आती दिमाग में। पर क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, बस दो ही होती हैं। एक शादी है ना, जिसमें सब सेटलमेंट होता है, जमाया जाता है, तो सब देखा जाता है, कितनी तनख्वाह, पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती है, तुम्हारा रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड, सब चीज़ देखी जाती है। और वो देखना ही चाहिए, और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से देखना चाहिए। मेरी एक अच्छी सी स्टूडेंट है, उसने बहुत मज़ेदार चीज़ की। उसके पापा मेरे को लड़ने आए, शिकायत करने आए थे कि ये पागल लड़की को समझा। वो लड़की पर मैंने कहा ये पागल नहीं है, थोड़ा सा मेरे को आप ठीक नहीं लग रहा, ये लड़की तो सही है। उसको लड़का देखने आया घर पे। अब लड़का देखने आता तो कैसा सीन रहता है आपको मालूम है सबको, भारत में तो वो लड़की क्या कहती है उस लड़के से, उससे बोला कि आपको कुछ पूछना है। तो उसने कहा कि मैं ना 1 मिनट में आऊँ। तो लड़का बोला कि हाँ। वो अंदर गई, वो रस्सी ले आई वो कूदने की, और वो रस्सी कूदने लग गई उसके सामने, और कहती कि अब तुम भी कूद के बताओ। तो लड़का लगा कि जोकिंग विथ मी। नो नो, आई एम नॉट जोकिंग विथ यू।
आप रस्सी कूद सकते हो कि नहीं? बोले मैं तो 100-200 कूद सकती हूँ, आप 10 तो कूद सकते हो कि नहीं? तो कहने लगा कि अरे फालतू की बात है, मैं जाता हूँ जिम में। मैंने कहा जिम जाते हो तो फिर आपके पास इतना ही बोला, आपको 10 बार रस्सी कूदनी है, मैं आपसे शादी कर लूँगी। वो लड़का बोला कि ये क्या वाहियात तरीका ढंगे बोले कोई। वो उठ के चले गए फैमिली उठ के। तो पिताजी मेरे को शिकायत करते कि ये ऐसी बातें करती है। मैंने कहा क्या गलत बात करती है? फिजिकल फिटनेस तो सबसे पहले देखना चाहिए, है चीनी कम है मैं वो कहती कि नहीं, लड़की अमिताभ बच्चन ने दौड़ के देखा। तो सच में पर आप पत्रिका मिला रहे हो, एक दूसरे की मेडिकल रिपोर्ट मिलाया करो, फाइनेंशियल कंडीशंस, बैंक बैलेंस देखो। जब देखो भाई शादी, बुरा मत मानना, शादी सौदा है, तो सौदा है, व्यापार है, इसमें सब मिलाना पड़ेगा अंक। और प्यार एकदम दूसरी चीज है। इसमें ये जो भी इसमें होता है वो इसमें हो ही नहीं सकता। कोई रेड फ्लैग नहीं, ना ब्लू फ्लैग नहीं, ना कुछ नहीं हो सकता। वो कितनी भी समझदार हो, उसको इनने कितना भी प्यार दिया हो, उसके लिए इनने कितनी भी कुछ कर दिया, अगर वो किसी के प्यार में पड़ गई तो डेटा दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ना मतलब जो भी है, बस बहुत ही मजा आती है जब कोई, आपको पता नहीं हुआ कि नहीं, मैं तो बहुत बार प्यार हुआ, आपको हुआ कि नहीं पता नहीं। जब प्यार हो जाता तो वही दिखती है, मतलब ऐसा लगता है बस वही है, मम्मी पापा भाई बहन, तब पागल लगा ले ये मिल जाए बस, ये कुछ भी नहीं दिखता। वो क्या उसके अफेयर चल रहे हैं, उसका एक और बॉयफ्रेंड है, उसके लफड़े हैं, वो उसका सब ठीक है, ये मेरे साथ रहनी चाहिए बस। ऐसा लड़कों की फील है कि नहीं? जब हुआ होगा जिनको प्यार, उनको मालूम है, सब बराबर है। अब बदकिस्मती ये है कि यहाँ बैठे हुए जो चेहरे मुंह देख रहा हूँ, मुझे लगता है 90% लोगों को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और आपको ज़िंदगी में अगर प्यार मोहब्बत का एक्सपीरियंस नहीं है, इश्क ही नहीं हुआ, तो क्या ही हुआ? खाक, दुकान खोली, बच्चे पैदा करे, कार चलाई, मर गए। होने जैसा कुछ था तो वही था। अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे देर नहीं हुई, इनको देर नहीं हुई। तुम तो एकदम टाइम पे हो यार, तुम तो टाइम पे हो। हाँ, जिनकी देखो सर, नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम, मतलब टू बी इन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि हम रिलेशनशिप को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं, राइट? एक फ्रेंडशिप नाम की भी चीज होती है। आज कहते हैं एक इंसान, एक आदमी को सफल होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हम लोगों के पीछे बहुत सारे औरतों का हाथ। सीरियसली बता रहा हूं मैं, राइट? हम उस एक, अगर सपोज मैं आज, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ये निकी को लेके मैं 56 ले गया, चलो यार आज अपन, चलो मैं तुम्हें नाश्ता कराता हूँ, इसको लेके मैं 56 गया, बैठ के मैं नाश्ता कर रहा हूँ इसके साथ या खा कर रहा हूँ, कुछ बात करते करते अपना हाथ में खुलो हो रहा, देखो जिस्म सर के तो मुझे तो हमारा जो ये सोच है, मुझे उस चीज पे बहुत आपत्ति रहती है कि यार ठीक है शादी हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यार मैं किसी दूसरे औरत से बात ही नहीं करूंगा, या शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ा ना मेरी वाइफ जो है किसी आदमी से बात नहीं करेगी, राइट? तो ये एक माइंडसेट है, ये मानसिकता है, मेरे को लगता है बीमारी। इस बीमारी को तो हमें दूर करना ही चाहिए। और इस बात पे आपने एक और जो पॉइंट बताया था, राम लक्ष्मण की बात और नाक कटने की बात, उसमें एक पॉइंट याद आया मेरे को, क्या आजकल हम लोग राम को ना फॉलो करते हुए लक्ष्मण को फॉलो करने लग गए क्या? जो एग्रेसिवनेस हम दिखाते हैं, राइट? जो हम एकदम बात बात पे तलवार खींच लेते हैं। क्योंकि मैं जब रामायण, अभी मैं जब उस रामायण को सोचता हूं तो लक्ष्मण वाकई एग्रेसिव थे, स्मार्ट तो थे, सारी चीज, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे। वो अगर उनको आप किसी को तारीफ कर दो, बोले कितने हैंडसम लगे, तो वो ऐसे बात करते हैं। तो आज लोग ऐसे ही हो रहे हैं। तो हम राम को ना फॉलो करते हुए, राइट, उसकी मतलब वो पुरुषों में उत्तम बोलते हैं, पर मेरे को एक भी उत्तम पुरुष नहीं दिखता जो जय श्री राम बोलता है। क्या नहीं। तो मुझे एक बात बताए, क्या हम उस कम्युनिटी की तरफ, उस कल्चर की तरफ जा रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग ही इज रॉन्ग, बट वी आर एक्चुअली अडॉप्टिंग हिज नेचर। एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के अनुभव से, कि ये जितने भी एग्रेसिव लोग होते हैं ना, ये जो एग्रेशन दिखाते हैं, कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सबसे बड़े डरपोक लोग होते हैं, है ना? ये जय श्री राम का झंडा लेके जो भाग रहे हैं ना, ये सब डरपोक लोग भाग रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि कोई आ जाएगा, और जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन पता नहीं इनका भी क्या ही होगा, ये कहाँ किस तरफ भागेंगे पता नहीं। पर ये जो जोर से नारा लगाते हैं, झंडा उठाते हैं, ये सब डरपोक लोग हैं, सारे के सारे डरपोक लोग हैं। जिसके अंदर सच में ताकत है वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो आखिरी में आएगा और एक देगा, खत्म खेल,
आप समझ रहे हो? तो शिवाजी किसी को धमकाने नहीं गया कभी, भगत सिंह किसी को धमकाने नहीं गया कभी, उसको जो करना था वो कर गुजरा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है कि एग्रेशन एक कहना चाहिए एक फैशन हो गया कि लड़का जो है वो एग्रेसिव होना चाहिए। लड़कियां भी चाहती है कि मेरा फ्रेंड जो है, मेरा भाई जो है, सब एग्रेसिव होना चाहिए। उतार के 2 थप्पड़ मार दे, भाई कैसे मार दिया गाड़ी को तूने, हैं? इतनी सी बात में थप्पड़ मार देते लोग बाग। तो ये जो एग्रेशन है ये बताता है कि आप कहीं अंदर से बहुत डरपोक हो। तो जो डरपोक नहीं हो, न कभी डराता है न डरता है। तो जीवन में न कभी किसी को डराओ और न किसी से डरो। और आप जब डरते हो तो आप एग्रेसिव हो जाते हो, ये बात ध्यान रखो, है ना? तो पर हाँ, फैशन तो है, सब लक्ष्मण बनना चाह रहा है, राम कोई नहीं बनना चाहता। और वो बात आपने बहुत अच्छी बोली सर, मुझे इतना मतलब जैसे मेरी मम्मी आपसे जैसे बात, मेरी मम्मी है ना सर से जब भी बात करती है ना, तो मेरी मम्मी वैसे ही साउथ इंडियन है, तो उनको वो हिंदी के जो लहजे हैं, जो मैनरिज्म है, मम्मी तू करके बात करती है स्वामी से, यार तू स्वामी ऐसा करता है, तू स्वामी ऐसा करता है, ऐसे करके बातें करने बड़ा लव हर लाइक। तो मुझे ऐसा कई बार फील होता है कि मम्मी स्वामी जी को कई बार मिस करती, मुझसे जब बात करती है तो स्वामी जी के बारे में बहुत पूछती है, और स्वामी कैसा है, स्वामी से मिला, तो देख हमेशा मम्मी मेरे को एक बात बोलती, कुछ भी हो जाए दुनिया में स्वामी को कभी मत छोड़ना। ठीक है। और सर ने जब एक बात बोली ना कि मैं चाहता हूं कि मैं जब बड़ा हो जाऊं तो मैं अपनी मम्मी को बड़ी घर खरीद के दूं, बड़े मर्सिडीज खरीद के दूं, आज एक चॉकलेट खरीद के तो 10 रुपए तो निकल नहीं रहे तुम्हारे जेब से। दैट एक्चुअली हिट मी। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अभी जो मेरा घर बन रहा है नया वाला, बड़ा बंगला टाइप बना रहे हैं, उसके इनॉग्रेशन में मम्मी को बुलाऊंगा, बट क्या मैं एक छोटा सा जोमेटो का कुछ शानदार मम्मी का खाना ऑर्डर नहीं कर सकता? हाँ, यहीं बैठे बैठे कर दिया, घर पहुंच गया, मम्मी के ये क्या बेच, वो तो 4 गाली भी देगी, जैसन फालतू का खर्चा करता है, तूने पूछा मेरे से, पर ही नोज, शी नोज, यू नो शी इज हैप्पी। इज इट सो? ट्रू ट्रू। और सबसे बड़ी बात, मैं मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी कुछ खाओगे, बुलाऊं? अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। इनफैक्ट मुझे मालूम है झूठ बोल रही हूँ, उनकी इच्छा है, बट कहीं ना कहीं ये मेरी नालायकी है। नहीं, अच्छा इसकी जगह मेरी बेटी मुझसे पूछे, राइट, बिना पूछे उसको मैं कर देता हूँ, बिना पूछे मैं अपनी वाइफ को कर देता हूँ। तो दैट्स रियली हिट मी। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट पॉइंट। उस आज ही मैं मम्मी को चॉकलेट बहुत पसंद है, अब मेरे को समझ, मतलब आप सोचो, तो साथ में कहना है कि स्वामी ने भी एक दी मेरी तरफ से। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। मुझे और एक और बात आपकी बहुत अच्छी लगी, शादी के बाद मुझे मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आया। यही शादी का सबसे बड़ा फायदा है। मतलब मैं बोलता बहुत हूँ यार, बहुत ज्यादा बोलता हूँ। कल यहाँ था, मैं करीब 8-8:15 बजे तक मैं यहाँ था। मेरी वाइफ का डे ड्यूटी था, वो यहीं MTH में काम करती है, शी इज अ नर्स, तो उसको लेने जाना था। और उसके बाद यहाँ से गया, मैं उसको लेके घर पहुंचा। ये बात आप बोल रहे थे ना आपके पापा के बारे में, और आप जो बोल रहे थे, तो मैंने देखा मैं वहां से लेके घर तक एक शब्द नहीं बोला, वही बोले जा रही थी, राइट। तब मेरे को समझ में आया, ओके दैट इज द पावर ऑफ साइलेंस। मेरी वाइफ बोलती है, यार यू आर अ वेरी ग्रेट लिसनर, सुनते बहुत अच्छा हो। जबकि मैं बोलता हूं, मैं दिन भर तो बोलता रहता हूं यार, राइट। अब इस और अच्छा, आप लोगों के सामने बोलना इसलिए अच्छा लगता है कि आप ऐसे नहीं बोलते, नहीं 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 ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी वाइफ से बात करता हूं तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, वो मुझसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश करती है। बोले ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूं कैसा है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये होता है। और फिर वो जिस टोन में बात, अच्छा आप बोलोगे भी ना तो आप बोलोगे सर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा है। बट जब वो बोलती है ना तो चुपता है, फिर मैं क्या करता हूं, मैं बोलना ही बंद कर देता, हाँ सुनो, हाँ 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 वाह हाँ, ये बस ये एक्सप्रेशन। यू अंडरस्टूड दैट पावर ऑफ मेडिटेशन। एक आखिरी बात सर, मतलब ये पॉइंट मतलब हम सब लोगों से रिलेटेड है। आपने एक वो वर्ड बोला था, जब इंसान, वो वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं आजकल यूट्यूब में भी, दैट व्हेन अ पर्सन इज फिनिशिंग हिमसेल्फ, ठीक है। और आपने बहुत लाइटली वो वाली बात बताया था, बट इन जनरल आई हैव शेयर्ड सो मेनी थिंग्स विथ यू, नॉट इन दैट वे कि मैं मरने जा रहा हूं, बट मेरे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं।
हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। तो सर ऐसे मौके पे उस टेंडेंसी, उस मोमेंट में इंसान को क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एक्शन? जैसे मेरे पास रात को 2 बजे, बहुत पहले की बात है सर, उस टाइम अपना ये सब बना नहीं था, या मैं उस टाइम ऑन रोल था, तो ऐसे एक लड़की अपने साथ एक फ्रेंड को लेके आई, मतलब एक सेमिनार हो रहा था सैटरडे संडे ऐसे ही, तो उसको मेरा दोनों सेशन बहुत अच्छे लगे, तो उसने मेरे को मेरा नंबर ले लिया। उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो ऐसे बातचीत करती थी फोन पे, तो मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी रिप्लाई करता था। एक दिन ऐसे ही जनरल, मतलब हफ्ते में 1-2 बार ऐसी बातचीत, तो मुझसे कुछ पूछती थी, मैं जवाब देता था। एक बार रात के 1:30 बजे उसका मैसेज आया, सर मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ। और उसी टाइम आपको याद हो वो विजयनगर ब्रांच में अपना एक कांड हो गया था, है ना, तो मतलब वहां पे एक लेडी का मर्डर हो गया था, तो उसमें हम सब से इंक्वायरी हुई थी, वो हमारी क्लास की स्टूडेंट थी। मतलब उसके घर पे हुआ था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। हाँ, उसके घर पे हुआ। आधी अधूरी बात बता रहा है। मेरे को अभी भी डर लग गया, जीटी में मर्डर है ऐसा कर रहा है। नहीं, वो विजयनगर में। वो उसके घर पे कहीं पे भी, पर वो चूंकि यहाँ की स्टूडेंट थी और वहाँ सब तफ्तीश में वो आई कार्ड निकला जीटी का, तो पुलिस वाले यहाँ आ गए कि यहाँ आती क्या रोज। तो हुआ है कि उसने 1:30 बजे मेरे को कॉल करके बोला, सर मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। वो मेरी तो हालत खराब। मैंने बोला बेटा तू आज मत कर, कल कर लेना, पर मुझे फोन करके मत करना, क्योंकि मेरे को लास्ट कॉल कर रही है और जा रही है तू, है ना। क्योंकि उस 1 हफ्ते पहले मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे समझ में आया पुलिस वाले तो सीधे मेरे को ही पकड़ेंगे, भाई तेरे को ही कॉल कर रहा था लास्ट में, क्यों किया था। एंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट चेंज हर। वो आज भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, शादीशुदा है, बच्चे बच्चे हैं उसके, आज भी मजाक मजाक में जब बात करती बोले सर अगर वो स्टेटमेंट नहीं बोलते ना, वो बोलती आप मजाक कर रहे हो यार। मैंने बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तेरे को मरना है ना तो कल मर लेना, आज मत मरना, और मेरे को प्लीज फोन करके मत मरना, मेरे को समझ में आ गया तू जा रही है, बाय। तो ये तो खैर वो मैं तो चमक चमक में बोला, बट उसके बाद जब भी कोई मेरे को बोलता है ना, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। तो ऐसे मौके पे उस इंसान को क्या करना चाहिए, उसका माइंडसेट ऐसा है, तो क्या मतलब, क्योंकि इट्स रियली वेरी बैड सिचुएशन सर, मतलब। और ऊपर से एक और बात आपने बोला, आई एम सो सॉरी, आई बेग टू डिफर दैट, जब इंसान को ये पता चलता ना एक और जन्म होने वाला है, तो इंसान को लगता है चलो ये तो बर्बाद हो गया, अगले जन्म में मैं देखूंगा, जबकि मुझे ऐसा लगता है जो है वो ये है, ठीक है, इसमें अपना बेस्ट कर लो। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए सर उस मोमेंट में? एक्चुअली जब आपको गुस्सा आता है, सड़क पे आपकी गाड़ी टकरा गई, गुस्सा आया आपको, या आपके घर में कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, तो ये जो गुस्सा जो चीज़ है, या जो ये मरने का जो आपके अंदर थॉट आता है, ये सब चीज़ें बाहरी हैं। आपका जो ओरिजिनल जो स्वभाव है वो समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ी सी, पर अब जो है वो सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपको कितना समझ में आता है कि हमारा ह्यूमन बीइंग का जो एक्चुअल स्वभाव है वो प्यार है, वो सुख है, शांति है, वो आनंद है। और ये जो गुस्सा है, ये जो दुख है, ये जो मरने की इच्छा है, ये हमारे अंदर नहीं है, ये बाहर से आती है। ओके, ये बाहर का थॉट है ना। इसलिए मैं आपको सबको एक चैलेंज देता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि चलो दिन भर हंसेंगे, तो आप कहोगे हंस सकते हैं, दिन भर हंस सकते हो, दिन भर रो के बताओ मेरे को, दिन भर रो नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि रोना आपका स्वभाव नहीं है, उसके लिए कोई कारण भी लगता है आपको, और अब बगैर कारण के भी दिन भर है करते रहते हो आप, है ना, घर वाले चिल्लाते भी क्या करते रहती, शादी कैसे हुई है, पर मजा आती रहती, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। तो ये जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर आता है, तो इसीलिए मेडिटेशन की बात है। मेडिटेशन कोई चमत्कार नहीं है, मेडिटेशन सिर्फ आपको ये बताता है कि एक मोमेंट रुकने की बात, तो वो एक मोमेंट्री है कि जैसे मतलब मैं अच्छा वाला बैठा हूँ, ये आई और इन्होंने मेरे को बहुत गंदी सी गाली दी, तो ये बाहर से आया ना, मेरे अंदर से तो नहीं आया। अब ये जो गाली मेरे तरफ आई, अब मुझे रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है कि मी करना है कि क्या करना है, अब वो मेरे पे आया, ऑल्दो वो मेरे अंदर कुछ भी बुराई नहीं, कुछ भी नहीं, पर इनने तो दे दी गाली, बाहर से आई, अब मुझे क्या करना है। उस मोमेंट अगर मैं ठहरता हूँ तो अगले मोमेंट में बात खत्म हो जाती है। पर वो क्या होता है कि वो आई और हमारी आदत पड़ गई है कि वो उसकी बात पूरी भी नहीं होती और हम अपनी बात करने लग जाते हैं, हम उसकी बात पूरी सुनते ही नहीं है। उसकी बात पूरी हुई नहीं, उन्होंने कहा मैं समझ गया क्या करता हूँ, मैं समझ गया क्या करता हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हम इतनी जल्दी में पड़े हुए हैं। तो ध्यान आपको, मेडिटेशन आपको पेशेंस सिखाता है कि आप बहुत शांति से किसी की बात सुनते हो, बोल ले भाई जो बोलना है, फिर आप आराम से सोचते हो और फिर आप बोलते हो।
तो कम्युनिकेशन का एक फार्मूला, आप यहाँ से कम्युनिकेशन सीखने आए हो, तो कम्युनिकेशन का फार्मूला एग्जैक्टली उल्टा है जैसे आप हो उससे। अभी क्या होता है पता है, आप बोलते हो, फिर आप सुनते हो और फिर आप सोचते हो। मैंने बोल दिया इसको कि अरे कैसी लग रही यार, फिर उसने बोला हाँ लग रही है, तो क्या लग रही हूँ, तुम्हारे आपके पैसे लिए क्या? तो फिर मैंने सोचा और क्या यार, गलती बोल गया मैं यार, है ना। ये सब उल्टा चला मामला। होना यह था कि पहले मुझे उसको सुनना था, फिर मुझे सोचना था और फिर मुझे बोलना था। पर अभी आप पहले बोलते हो, फिर सुनते हो, फिर सोचते हो। ये आप जस्ट हाँ कि आपको पहले सुनना है। जिस वाक्य हम अगर दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मुझे पहले इनको सुनना है, फिर मुझे सोचना है, फिर मुझे बोलना है। पर हो उल्टा रहा है, मैं सुनने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ, फिर सुनता हूँ, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा आप बोलोगे तो, और फिर सोचता हूँ और रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ कि अरे गलती हो गई मेरे से। तो इसको उल्टा कर लो, इतना ही है बस, और कुछ नहीं। आप, मुझे आज याद, बहुत पहले आपने मेरे को, पहले सर मुझे ना घर बिठा के कुछ कुछ सेशंस प्रिपेयर करवाते थे, तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। ये बात से याद आया, आपने एक कहानी सुनाई थी, एक बंदा जो है अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर करने जा रहा था, तो कुछ उसको लगा कि मैं अब इतने में बंदूक निकाल लिया, इतने में उसका फ्रेंड आया, बोला यार ये जाना है। ये सच्ची घटना है, मैं आपको वो शॉर्ट में हाँ, सुना please। देता हूँ। सच्ची घटना है, शॉर्ट में सुना देता हूँ आपको। नहीं, बहुत नहीं, काम की है, पूरा सुनाइए। नहीं नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक रियल स्टोरी है किसी की, ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा मैंने उसको। तो वो एक बहुत बड़ा स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था, रेडियो पर बोलता था वो, उसको लोग सुनते थे दुनिया भर में। तो उसकी एक बहुत फैन फॉलोइंग तो होती है, एक लड़की बहुत उसको फैन थी वो। पर एक दिन उसने कुछ बोला, वो लड़की को नहीं, अब जैसे हम दोनों बैठे पर इनको नहीं समझ में आया, तो विरोध कर सकते कि ये बात स्वामी जी मेरे को आपकी डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो वो कुछ ज़्यादा ही कुछ, वो उसने रेडियो पे उस दिन कुछ बोला, और लड़की को ज़्यादा ही कुछ बुरा लग गया। तो उस लड़की ने क्या करा कि उसको, लड़की को बहुत गुस्सा आया, तो उस लड़की ने एक लेटर लिखा उसको, और लिखा कि अगर जरा सी भी तमीज़ बाकी हो, ह्यूमैनिटी अगर आपके अंदर थोड़ी भी बाकी हो, तो गूंगे हो जाना, बोलना मत, तुम्हारे मुंह से कीड़े गिरते हैं अब। ऐसा लिख के उसने वो लेटर उसको पहुंचा दिया। तो क्या था कि वो, चूंकि वो फैन थी, तो ये जानता था उसको, स्पीकर जो था। इसको जब वो लेटर मिला तो इसका दिमाग खराब, क्योंकि इसको दुनिया भर में अवार्ड मिल रहे थे बोलने के लिए, टेलीविजन, रेडियो, सब दुनिया बुला रही उसको, और वो लड़की ने लिख दिया कि तुम्हारे मुंह से तो कीड़े गिरते हैं। तो इतना उसको तकलीफ हुई। जब आपकी पोटेंशियल को, आपकी क्वालिटी को जब कोई गाली देता है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आपको कोई गाली देता तो तकलीफ नहीं होती, आप समझ रहे हो, है ना। पर आपको कहता कि तेरा तो दिमाग खराब है, तू तो पागल है, तेरा दिमाग चलता ही नहीं, तो बहुत तकलीफ होती है आपको कि मेरे दिमाग पे बोल रहा है सीधे सीधे। तो उसको बहुत तकलीफ हुई। तो वो ना उठा, और उसको लगा, उसने अपने आप ही वो उठा, उसने अलमारी खोली, उसके पास लाइसेंस रिवॉल्वर थी, उसने रिवॉल्वर निकाली, और उसने कहा कि आई हैव टू शूट हर, गोली मार दूंगा इस लड़की को। ये रियल घटना है। और वो रिवॉल्वर लेके और वो निकला, और वो दरवाजा खोलता, उसके पहले बाहर से किसी ने दरवाजे को धक्का मारा, उसका दोस्त आ गया। उसने कहा मदर का मेरे एक्सीडेंट हो गया, तो तेरे पास गाड़ी है, चल लेके चलते। तो उसने वो रख दी रिवॉल्वर। उसकी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो बोला चल 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 चलो, कार में लेके मम्मी को लेके चले गए। अब वो 2 दिन उसमें मम्मी के इसमें चले गए। फिर वो घर आया, फिर उसको रिवॉल्वर दिखी, तो याद आया कि लड़की को गोली मारनी है अपने को। मगर उसने सोचा कि गोली क्या, ज़्यादा ही हो जाए, गोली क्या मारना है यार। तो उसने एक पेन उठाया, कागज उठाया, उसने लेटर लिखा ना, तो मैं तो फिर आदमी हूँ, बहुत भद्दा लिखता हूँ, बहुत गंदा लिखा उसने उसको, बहुत ही गंदे शब्दों में उसने लिखना चालू करा, गालियाँ से गालियाँ, गंदी गंदी, कि तू मर जा, आत्महत्या कर ले, मेरे को कह रही मेरे मुँह से कीड़े गिरते हैं, हाँ तो गिरते हैं, ये है कीड़े, देख ले, ऐसा करके उसने बहुत गंदा लिखा। और वो लिख करके लेटर बंद करके वो अपने उसको दिया, नौकर को कहा कि अभी पोस्ट करके आ। बोला जी भाजी, वो गया, बात आई गई हो गई। तीसरे दिन वो नौकर बोला कि बाबूजी, बोला हाँ माफ़ कर देना बाबूजी, लो लेटर पोस्ट करने भूल गया। उसने कहा कि अच्छा, उसने कहा बताता यार। तो लेटर पढ़ा उसने कहा यार, उसको खुद ही को लगा कि मैं इतना बड़ा स्पीकर राइटर, ये क्या भद्दा है यार, किसी लड़की को मैं लिख सकता हूँ ऐसा। खुद का लेटर पढ़ के तकलीफ हुई। तो उसने फिर उस लेटर को ठीक किया, गालियां कुछ कम करी, एग्रेशन तो था पर गंदी गंदी गालियां काट दी उसने, जरा वापस से लिखा, उसको रीराइट किया। और फिर चूंकि वो एक स्पीकर था, एक नॉलेजेबल आदमी था, बुद्धिमान था, तो उसको समझ में आया कि यार एक बार टला तो गोली नहीं मारी,
दूसरी बार टला तो गाली नहीं गई, इसको टालते हैं। तो उसने उस लेटर को लिख करके और रख दिया ड्रॉज में कि कल करूंगा इसको पोस्ट। दूसरे दिन सुबह उठा, फिर वो लेटर निकाल के पढ़ा और फिर उसको लगा कि कुछ जरा ज़्यादा ही खराब हो रहा है, उसको और ठीक किया, फिर भी अभी पोस्ट नहीं किया, फिर रख दिया ड्रॉज में। और उसने लिखा कि हद तो तब हो गई कि मैंने 8वें दिन उस लड़की को लव लेटर लिख दिया और वो आज मेरी बीवी है, मेरे घर में बर्तन मांजे। तो टालते टालते बात कहाँ पहुंच गई, इसको गोली मारने जा रहा था। ये सच्ची घटना है, ये मैंने सुनाई थी सर को। हाँ, तो इसका कंक्लूजन में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यार, जब भी मैं कहीं सुनाता हूँ कि एक अच्छा आदमी और बुरे आदमी में यही फ़र्क होता है। अच्छा आदमी जो है ना, अच्छे काम को टाल देता है, और बुरा आदमी है ना, जो सोचता है कर देता है। एक आतंकवादी सोचता है यहाँ बम फोड़ना, फोड़ देता है। वो 10 लोगों से राय नहीं लेता फोड़ूं कि नहीं फोड़ूं। बट हमको अगर कहीं पेड़ लगाना है तो मैं इनसे पूछूंगा लगाऊं, तो अरे सर क्या लगा रहे हो, यहाँ तक जाते जाते तो मैं उस चीज़ को त्याग ही देता हूँ। मतलब छोड़ो रे, कौन लगा है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस, दैट अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो और बुरी चीज़ों को थोड़ा टाले। दैट्स अ वेरी गुड। बस हाँ, बुरी को टाल दो तो टली जाती है फिर वो, क्योंकि बेसिकली वो आपका स्वभाव नहीं है ना। आप हिंसा नहीं है आपका स्वभाव, वो आप बाहर से लाए हो कि मेरे को ये नहीं मार दे इसलिए मैं इसको मार देता हूँ, आप समझ रहे हो। बाकी मेरे अंदर वो हिंसा नहीं है, मैं अपने को बचाने के लिए बाहर से हिंसा लाता हूँ। मेरा स्वभाव तो गले लगाने का ही है। स्वभावगत हम सब बहुत लविंग लोग हैं बेसिकली, हमारे बीच में वो जो क्वालिटीज़ हैं वो लव की हैं, कंपैशन की है। इसीलिए तो आखिरी में जाकर के जीसस अच्छे लगने लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि लगता है यार इनकी बात सही है यार। क्योंकि आप अपने अंदर जब झांकते हो तो देखते हो सच में मेरे अंदर तो प्यार ही प्यार भरा हुआ है। वो यही तो कह रहे हैं, अपने अंदर झांक के देखो। गीता पढ़ने की, बाइबल पढ़ने की, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर है वो, तुम देखो अपने अंदर जाके, यू विल फाइंड इट। बिल्कुल सर, जो कॉन्सेप्ट अब बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, और ये कॉन्सेप्ट बोला, एक सन्यासी और एक सैनिक, ये कॉम्बिनेशन मिलना आप लोगों के लिए बहुत रेयर है। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क बोथ ऑफ अस, प्लीज शूट। हम बिल्कुल अपोजिट हैं, ये लड़ाई लड़ने गए थे, मैं लड़ाई लड़ने अभी भी मैं हिंसा भी बोल रहा था ना। यस हाँ, बाय नेचर मेरा जो है कि मैं शांत जगह पे लोगों को सुनता हूँ, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ कि इनके अंदर खामियां क्या है, या फिर ये मेरे लिए किस कंडीशन पे बात कर रहे हैं, इनका क्या फायदा है। सो मेरे को नए कनेक्शन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लाइक कहीं पर भी गया तो नए लोगों से बात करने में, या फिर नए फ्रेंड्स बनाने में, अपना ग्रुप बड़ा करने में, क्योंकि मैं रियल लोगों से बात करता हूँ जो मेरे से अच्छे से रहते हैं, जो बिना किसी फायदे के मेरे से बात करते हैं। सो इस चीज को कैसे चेंज करें आप? थैंक यू सर। आप बताओ। आप फिर बताओ। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये हुआ, क्या बोलो सर? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, तो हाँ, आपने बोला कि भाई आपको उन्हीं से बात करने में अच्छा लगता है जो दिल से बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, और बाकी सबसे आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ फायदे के लिए बात कर रहे हैं। एंड ही ऑब्जर्व दैट, और आप ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए आपके कम दोस्त बनते हैं, है ना। देखिए, दोस्त बनाना एक अलग चीज़ है और कांटेक्ट बनाना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगा कि कांटेक्ट तो खूब बनाओ, और उसमें बुरा आदमी से भी कांटेक्ट रहता है, अच्छे आदमी से भी कांटेक्ट रहता है, जो आपसे कुछ चाह रहा है, स्वार्थी है, उससे भी कांटेक्ट रहता है। तो कांटेक्ट आप सबसे बनाओ। दोस्ती तो वो अपने आप ही होती है उसके साथ जिसके साथ आपकी रिदम बैठती है। तो दोस्ती करी नहीं जा सकती, दोस्ती हो जाती है ना। आप इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, ऐसे इतने सारे स्टूडेंट में एक जैसन थॉमस भी बैठे हुए थे, मिल गई हमारी रिदम। ये सैनिक आदमी, मैं सन्यासी आदमी, ये इनको मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं। मैं तो कहता हूँ कि देश होना ही नहीं चाहिए, ये पूरी धरती एक ही होना चाहिए, सब भूमि गोपाल की। ये मूर्खों ने लकीरें बना दी है और लड़ रहा है आपस में। अब आप समझ रहे हो, मेरी बात को तो कोई सहन ही नहीं करेगा, कोई आर्मी का आदमी होगा किसी बातें कर रहा। मैं कहा बिल्कुल बेकार की बात, क्यों लड़ रहा आप जबरदस्ती। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा, सारी सेना खत्म कर दो, सारे हथियार पानी में डाल दो, है ना। ऐसा किया था अपन लोगों ने, ऐसा बात ही नहीं कर रहा, एक बार कर भी चुके अपन लोग, निशस्त्रीकरण कहते हैं उसको। तो बॉस, कॉन्टेक्ट सबसे बनाओ, और दोस्ती फिर सर्टनली उन्हीं से हो पाएगी जिनके साथ आपकी गहराई बैठेगी। पर आपको लगता है कि जिससे बात कर ली वो दोस्त हो जाए, दोस्त तो कोई होता है, दोस्त इतना आसान है कि दोस्त मिलना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक पॉइंट और बताऊंगा, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ क्या हो रहा है आपके साथ। आप खड़े हो,
अपना नाम बताओ मुझे, अपना नाम ऐसे बताओ कि मुझे समझ में आए, ढंग से बताना। और तुम यहाँ पे सीख रहे हो, राइट, कम्युनिकेशन सीख रहे हो, तो थोड़ा उस तरीके से बताओ कि हम समझ पाए। नाम बताओ, अपना नाम बताओ, जल्दी बताओ नाम। अरे मुझे देख के आ रहे हो, नाम बताओ यार, नाम बताओ ना मुझे, हंस क्या रहे हो, नाम बताओ। सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ऑब्जर्विंग यू, बट ये अभी मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। और जब तुम्हारा मन इस तरीके से बोलता है ना, तो सुन कहाँ रहे हो सामने वाले को? यू आर ऑलरेडी इन अ जजमेंटल मोड, यू ऑलरेडी सेड दैट। मैं जजमेंटल मोड में नहीं रहता हूं, मैं उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करके तो ऑब्जर्वेशन क्या है? जब आप ऑब्जर्व करते हो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हो, मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं ना। तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये सब करूंगा तो मैं तुमको समझ ही नहीं पाऊंगा ना। मैं और स्वामी जी अकेले जब बैठते हैं ना, वो स्वामी जी नहीं होते, मैं कोई नहीं होता, हम दोनों ऐसे बात करते हैं ना, शायद आप सोच भी नहीं सकते। वी आर इन टू फ्लो, जैसे पानी बहता ना, कहीं कहीं से निकल जाता, हम लोग ऐसी बात करते हैं। तो शायद आपको 22 साल पहले कहानी सुनाई थी, आज भी याद है मेरे को, राइट। तो whenever you are communicating with someone, try to be mingle with that person, राइट। पार्टनरशिप में आपने कहीं ना कहीं ये रील देखा होगा, ये हमारे उंगलियों के बीच में गैप क्यों होता है? ताकि दूसरा आके उसको भर पाए, पर तुम भरने का मौका ही नहीं दो। बोले नहीं, यहाँ डालो, अबे यहाँ डालो। बोले अरे नहीं डालो यार, उसको बस हाथ दे दो, फिर उसको फील करो। दैट इज माई पॉइंट। और शायद मेरे कनेक्शन लोगों के साथ इसलिए बैठते हैं, वी पीपल, शायद हम जब एक एलिट क्लास में जाते हैं ना, तो हमारा कम्युनिकेशन बदल जाता है। हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं जैसे अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। हमारा टोन चेंज होता है, एक्शन चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है, पॉस्चर्स चेंज हो जाते हैं, बिकॉज पीपल आर ऑब्जर्विंग, दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो आप जब खुद को ऑब्जर्व करो वो ठीक है, पर जब आप लोगों को ऑब्जर्व करके बात करते हो ना, आई बिलीव दैट यू आर एक्चुअली इनडायरेक्टली जजिंग देम। और शायद वही कारण है तुमको भी लोग जज करते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं ना, तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम से रिफ्लेक्ट करती है। आप बाहर जाओ, किसी को बोलो वो भी करेगा, आप जैसे करते हो तो सामने वाला करता है, isn't it? तो हाँ, ओके, मैं बहुत नाइस काइंड ऑफ इंसान हूं, यानी कि हाँ बहुत अच्छा इंसान है, लोगों से अच्छे से रहता है, लेकिन काइंड ऑफ मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। वो तो कर लेते हैं मेरे साथ। दक्ष, मैं वही बोल रहा हूं, ये हमारी गलतफहमी है। ये मुझे भी कई बार बहुत टाइम बाद में मेरे को पता चला। आप एक टाइम पे मैं स्वामी जी को बोलने लगा था मैं हूं सर, हाँ मैं, आप ये नहीं है, हम तो भाई, मैं तो उनको मतलब पेरेंट्स भगवान के बाद उनको मानता हूं, जो कुछ मैं आज हूं, लेकिन हम दोनों के बीच में कई अनमुटाव हुए। और एक टाइम पे ऐसा आया कि इतने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, इतने, बाद में मेरे को पता चला बॉस ये सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं, ये तुमको समझा नहीं रहे हैं, तुमको तुम्हारी एक्चुअल। और हमको क्या है ना, एक इंसान होने के नाते, सर ने भी बताया ना, हमको तारीफ बहुत अच्छी लगती है। और हम फिर ये 4 लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे ना, तो मैं धीरे धीरे इनसे बचना शुरू कर देता हूँ। वो मैं अभी बोलूंगा तो सर हंसेंगे मेरे ऊपर। वो कबीर जी का वो दोहा है ना, निंदक न्यारे राखी निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छो। तो बस यार, ट्राई टू बी नेचुरल। आप है ना, मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत स्मार्ट दिखता है, हाईली इंप्रेसिव है, राइट। 26 साल का हो गया, 24-25 साल का शायद, राइट। स्मार्ट इतना दिखता है, गोरा इतना है, इतने शानदार बाल है, पर्सनालिटी इतनी शानदार है, सब कुछ। उसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ क्यों नहीं है भाई, बना ले। तो मैं कुछ एक साल बाद उससे मिला, उससे बात कर रहा था, तो मेरे को समझ में आता है, तेरे को पता है क्यों नहीं बन रही गर्लफ्रेंड? क्योंकि तो हर लड़की को गर्लफ्रेंड नजर से देख रहा है कि गर्लफ्रेंड बन जाए मेरे, ये गर्लफ्रेंड बन जाए, तो घबराहट शुरू हो जाती है, नेचुरलनेस नहीं आती। कल मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी लड़के को देखते हो, स्मार्ट लड़के को देख रहे हो, तो आपके दिल धड़कने लग जाता है, घबराहट होती है, हाथ में पसीना आता है, राइट। इसको प्यार समझते हो आप लोगों ने बोला, हाँ ये प्यार नहीं, ये फ्रेंडशिप है, ये लाइकिंग है, राइट। किसी को आप पसंद करते हो ना, तो उस पसंद को बहने दो, उसको जजमेंटल मत करो। और फिर आप देखना धीरे धीरे, जब से मैंने ये करना शुरू किया, मेरे फॉलोअर्स अच्छे बढ़ गए, राइट। ये सर सर, जैसे कल आपने बताया था कि प्यार में एक्सपेक्टेशन आ जाती है, और होना, अगर प्यार मतलब प्यार नहीं हो वहाँ एक्सपेक्टेशन तो मतलब हो ही नहीं सकती है। और आज स्वामी जी ने बताया कि एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्यार देना चाहिए। तो दोनों को कैसे मैनेज करें और क्या सही है, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रखें या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? सर
एक्चुअली हम सब एक तरह की जर्नी में हैं, है ना। उसी जर्नी में हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ बैठे हो, हमारी बात सुन रहे हो। हम थोड़ा सा उस जर्नी में थोड़ा आगे, 4 कदम आगे हैं, तो हम आपको बता पा रहे हैं ऐसी ऐसी सब चीज़ें। तो हम सब जर्नी में हैं। तो जब हम जर्नी में होते हैं तो ये है तो यहाँ पर इंदौर में, पर इनकी जर्नी पूरी होगी बॉम्बे में। तो मैं इंदौर की बात करूँगा कि बॉम्बे की बात करूँगा? मैं बॉम्बे की भी बात करूँगा, बॉम्बे की बात भी इंदौर की भी बात करूँगा, पर बॉम्बे की बात करूँगा ज़्यादा, कि ये उसकी तरफ जाना शुरू करें। गेटिंग, हम सब नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग है और हम सब एक जैसे ही हैं और हम सब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, है ना, ऐसे हैं। पर एक आदमी आपसे कह रहा है कि यार कोशिश करो कि एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएं, कोशिश करो कि एक्सपेक्टेशंस न रह जाएं, तो तुम बहुत एक्सटेटिक हो जाओगे, बहुत मज़े में हो जाओगे। ऐसा उसकी ज़िंदगी में हुआ है, तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए और आपकी नहीं हो गई, ऐसा नहीं होता। इसके बीच में रास्ता है पूरा, वहाँ से यहाँ तक का रास्ता है ना, वो रास्ता आपको चलना पड़ेगा। तो कुछ करके मैं भी ऐसा हुआ, वो करके आपको भी वैसा होना होगा। इसीलिए तो आप यहाँ आए हो। तो हम बात ही बात नहीं कर रहे, हम रोज बैठ के अगर यहाँ बातें करें ऐसी ऊंची बड़ी, तो आप तो 4 दिन बाद आना बंद कर दो कि ये दोनों बैठ के बातें करते हैं। हम बात करने का अधिकार इसलिए रखते हैं कि हम रोज आपको ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, हम ट्रेनर्स हैं बेसिकली। आज हम कोचिंग की तरह बैठ कर बातें कर रहे हैं, हमारा बेसिक काम तो ट्रेनिंग का है। तो ट्रेनिंग से आप बदलोगे। हम यहाँ बैठ के बात इसलिए कर रहे हैं कि आप सबको एक्सपेक्टेशन है, उसको कम करो, और कम करते करते एक दिन जीरो करो, और एक दिन देने का मजा, जॉय ऑफ गिविंग, और मजा आने लगती है। दे के इतनी मजा आती है, इसका जवाब नहीं। इसलिए तो एक मात्र लड़की मेरे साथ वहाँ जाती है स्लम एरिया में पढ़ाने के लिए, उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, उसका पेट्रोल लग रहा है, उसका टाइम जा रहा है, वो यंग है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, वो अपना टाइम एनर्जी सब दे के वहाँ क्यों जा रही है? ना पेपर में फोटो छप रहा है, ना हम यहाँ इसका फोटो लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं लोगों को, पर वो जा रही रोज। जॉय ऑफ गिविंग, मजा आ रही ना? चांदनी बजाओ एक बार ताली चांदनी के लिए। इसमें लास्ट बात बोल के मैं सर को सॉरी सर इतना टाइम लिया आपका मैंने, राइट। हम लोग एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग कपल्स, राइट। और ये प्रोग्राम मैंने लॉन्च करने का हमारा प्लानिंग ये, हमने काफ़ी बैठ के डिस्कस किया है। तो इसी मतलब ये रिवील कर रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ पे, क्योंकि जो आपने एक्सपेक्टेशन की बात की ना, वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग कपल्स इन व्हाट सेंस कि शादी से पहले उनको ट्रेनिंग देंगे कि क्या एक्चुअल लाइफ होती है, 2 से 3 दिन का होता है। एंड शादी के बाद भी कभी भी कहीं प्रॉब्लम है, वी पीपल आर देयर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो इसमें हमने एक एक्टिविटी सर ने डिजाइन करके बहुत अच्छे से बताया। इसके लिए मैं अपने वाइफ के साथ बैठा और सर ने वो हम दोनों के साथ एक्टिविटी की। सर ने मुझसे पूछा, तुमको तुम्हारी वाइफ को लेके या तुम्हारे पार्टनर को लेके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, लिखो सारे। मैंने लिखा। वाइफ से पूछा, तुमको इसको लेके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, लिखो। लिखा, ठीक है। और उसके बाद वो चीज बोर्ड पे लिख दिया सर ने कि ये जेसन की एक्सपेक्टेशन है, ये रेटी की एक्सपेक्टेशन है। अब पढ़ो, तो मैंने उसके एक्सपेक्टेशन पढ़े, उसने मेरे एक्सपेक्टेशन पढ़े। अब सर ने बोला, अब ये बात बता कि जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करती है या नहीं करती, बात की बात है, क्या उसके 10 एक्सपेक्टेशन में कितने तुम फुलफिल करते हो? तब मुझे समझ में आया, हाँ देखा जाए तो इस 10 एक्सपेक्टेशन में 3 या 4 ही मैं फॉलो करता हूँ, बाकी 6 तो रह गया। जबकि मेरे सारे एक्सपेक्टेशन में 7 को वो फॉलो कर रही है। मेरा कंप्लेन सिर्फ 3 को लेके है, मैं 7 को फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन नहीं कर रही, राइट। सो सर ने जैसे बोला ना, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है बॉस, राइट। आप जब भी आप एक गिविंग एटीट्यूड रखोगे, और सर के मुंह पे मैं कभी भी ऐसा बोलता हूँ, सर मेरे को बोलते यार ये मत बोला कर मेरे को। मुझे आज भी याद है, बहुत टाइम पहले जब मैंने अपना पहला घर बनाया था वैभव नगर में, तो मैं मतलब बड़ा मुश्किल से इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके, मेरी पहली कार जो एस्टीम थी वो भी सर की वजह से लिया था, क्योंकि सर का भी एस्टीम था, वो उसको बिठा के ले गए थे सर, ठीक है ना। तो मैंने भी एस्टीम खरीदी थी। और एक दो दिन एक वीक में ना क्लास में आने में लेट हो रहा था और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, और सर ने ऑब्जर्व किया वो चीज़ कि यार ये, क्योंकि हमेशा खुशमिजाज रहता है सब, और ये इतना चिड़चिड़ क्यों हो रहा है। अब हुआ ये कि सर ने मम्मी को कॉल लगाया, बोले क्या हो गया जैसन को आजकल थोड़ा चिड़चिड़ा है। अरे कुछ नहीं स्वामी, कुछ सब ठीक है।
नहीं फिर भी क्या, तो सुबह क्योंकि उस टाइम सुबह 6 बजे से सेशन शुरू हो जाता था, तो मम्मी ने बोला अरे वो कोई नहीं, क्या सुबह सुबह पानी नहीं रहता ना, तो वो पानी लेने जाता है, वो पानी लेके आता है, वो उसमें थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है। अरे पानी नहीं है घर पे? बोले नहीं पानी आता है, बट वो 10 बजे के आसपास आता है, सुबह के लिए कई बार नहीं होता, तो वो जब पानी लेके आता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। यू वोंट बिलीव, उस दिन रात को स्वामी जी ने मतलब वो बोरिंग का ट्रक भिजवाया घर पे, ना मुझसे पूछा ना मुझसे बोला, कुछ नहीं। मैंने बोला वो स्वामी जी ने भिजवाया, बोला। और बोरिंग मतलब मैंने आज तक वो पैसे भी नहीं उठाए 50,000 रुपए कुछ हुए थे उस टाइम, बट मतलब शायद मेरा इनके मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ वैसा कोई फाइनेंशियल टर्म की बात, बट किसी इंसान ने सोचा मेरे बारे में। मेरा इंदौर में कोई नहीं था, मेरी फैमिली नहीं है, कोई नहीं है इंदौर में, तो मेरे लिए पहले फैमिली तो यही थे। तो इनसे मैंने ये चीज सीखा, आप दो तो सही। और कई लोगों को ये लगता है स्वामी जी फाइनेंस को लेके ना बहुत ज्यादा श्रूड है, राइट। ये ऐसा इंसान है जिन्होंने मेरे को 5,000 रुपए में काम करता था शुरुआत में, नहीं यहाँ पे किया, और सुबह मेरा एक सेशन होता था, शाम को मेरा एक सेशन होता था, दिन भर मेरे पास काम नहीं होता तो मैं इनके घर चले जाता था। ये सारा जो भी है ना, टर्निंग पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने ना, स्वामी जी का एक छोटा सा ऑफिस टाइप होता था, वहां पे एक डेस्कटॉप होता था। उस टाइम एक इंटरनेट भी ज्यादा तेज नहीं चलता था, तो जो मेरे को गूगल से चीजें मिल जाती थी ना, वो इकट्ठा, उस टाइम कॉपीराइट भी नहीं होता, सब इकट्ठा करके मैं यहां से जाके स्वामी जी के घर चले जाता था, ठीक है, और मैं बैठ के रिसर्च करता था, पढ़ाना कैसे, क्या चीज करना है, ऐसा वैसा। मेरा एक इंटेंशन, सेल्फिश इंटेंशन ये था, मेरे को घर का खाना मिल जाता था और शाम को चाय मिल जाती थी राइट। तो और मैं वही सोचता था, और शाम को फिर घर क्लास लेके मैं अपने कमरे में चले जाता था। बट एक दिन सर ने ये चीज मेरे को बोला, शायद सर ने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई तेरे को 5,000 में पूरा जाता है, क्योंकि वो ये देखते हैं ना कि यार मैं 8 घंटे दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, लेकिन उनके घर बैठ के मैं ये काम कर रहा हूँ। तो सर ने मुझसे बोला तेरे से पूरा जाता है 5,000 में? अरे हो जाता है स्वामी जी, उस टाइम इतना महंगाई भी नहीं थी, ठीक ठाक हो जाता था, और मेरे पास पेंशन के भी पैसे वैसे थे। तो सर ने बिना बोले दूसरे महीने से मेरी 15,000 रुपये सैलरी कर दी थी। और जब मैंने जीनस टेम्पल छोड़ा था उस टाइम, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मेरी सैलरी 80,000 रुपये थी। तो कहने का मतलब आप अपना काम बेस्ट करो, राइट। ये यूनिवर्स आपको वो देगा, अगर आप मुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो कोई और देगा आपको, वो नहीं तो कोई और देगा, 100% देगा। पर आप अपने तरीके से कितने ईमानदारी से काम कर रहे हो, आज इसी ईमानदारी की कमी है। हम करने से पहले ये सोचते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्म करो, पर पहली चिंता कर लेते हैं, राइट, और वही हमें डिस्टर्ब करता है, राइट। दैट इज माई एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से। प्लीज। सर अभी फैमिली और रिलेशंस की बात हो रही थी। स्वामी जी को जाना। हाँ मैं अच्छा पूछो। फैमिली और रिलेशंस की बात हो रही थी सर। अच्छा हाँ ठीक है क्या? हाँ बोल बेटा, तू नहीं करे रिकॉर्ड। मेरे पेरेंट्स 2014 से सेपरेट है और डिवोर्स भी नहीं हुआ है। और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, बट पापा पुलिस में है, उनको एंगर इश्यूज है, उनको मतलब बुराई भी नहीं लगती पापा की, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट फादर है, बट ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड। तो और मतलब मैं मैक्सिमम मेरी फैमिली के ड्रामे में ही फंसी रहती हूँ, और मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरा भाई से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते। तो व्हाट अब, बस मैं अब बताऊँ। बात करो आप- ना। आप- मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपसे क्योंकि अभी ये कनेक्टेड बातचीत है, तो अभी इसके पहले इसी जगह पे बैठ के मैं पॉडकास्ट हुआ था, एक वो बहुत हमारा स्टूडेंट है, अभी बहुत फेमस हो गया रिलेशनशिप पे, विकास बहुत बोल रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है वो। तो विकास यहाँ बैठ करके मुझसे पूछ रहा था कि स्वामी जी शादी तो आपने क्यों नहीं की, मेरे से बोला। तो मैंने कहा कि यार मैं तो शादी में भरोसे ही नहीं करता। तो बोले कि अच्छा, तो बोले फिर नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा मेरे ऐसा कहने से कि नहीं करनी चाहिए, लोग नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी होता, लोग तो करेंगे। तो बोला फिर वही है कि प्रॉब्लम शादियों से आ रही है, आप कहते हो कि करनी ही नहीं है, तो आप तो बाहर हो गए, आपने तो करी ही नहीं, पर हम तो सब कर रहे हैं। उसने भी की, विकास ने शादी के बाद ही बैठा था यहाँ, 1 साल भर बाद, कहता मैंने भी तो कर ली, तो अब क्या। तो मैंने कहा कि क्या होता है कि जिस बच्चे का स्कूलिंग शुरुआत में बेसिक में ख़राब हो जाता है ना, वो फिर आगे ख़राब होता चला जाता है।
तो शादी के पहले, शादी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा निर्णय है और एक बहुत बड़ा दाव है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहने जा रहे हो जिसको आप कुछ भी नहीं जानते नहीं हो। तो शादी जैसे बड़े कोर्स में आप कोई कंपनी ज्वाइन करती हैं, कोई करियर, कोई बिजनेस ज्वाइन करती हैं, तो उसके पहले कोर्सेज करती हैं, 4 लोगों से बात करती हैं, फिर बिजनेस को ज्वाइन करती हैं, फायदा होगा नुकसान होगा। शादी आंख बंद करके हम कर लेते हैं। तो शादी के पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग होना ज़रूरी है। तो मैंने विकास को कहा कि, तो विकास ने मेरे से उसी दिन कहा कि वो बंदा भी बहुत जोरदार है, मेरे से कहने लगा कि आपने ज्ञान दे दिया प्री मैरिटल काउंसलिंग, ये कौन करेगा? अब ये फंस गया मैं, है ना। मेरे से कह रहा कि आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, हम आपसे पढ़े हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो आप 30 साल से लोगों को पढ़ा रहे हो, आप करो प्री मैरिटल काउंसलिंग। मैंने कहा मैंने तो शादी नहीं की। बोला हाँ, तो ज़्यादा अच्छे आप कर सकते हो, आप प्री मैरिटल काउंसलिंग करो, 1-2 शादीशुदाओं को साथ में ले लो, एक ग्रुप बनाओ, प्री मैरिटल काउंसलिंग शुरू करो। तो बेसिकली हम लोग वो शुरू कर ही रहे हैं उस कोर्स को कि किनकी भी शादी जम रही है, कुछ हो रहा है, दोनों आओ, दोनों बैठो, प्री मैरिटल काउंसलिंग, दोनों से अलग अलग बात करेंगे, दोनों को साथ में बिठा के बात करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे। उस सब में हम जज नहीं कर रहे हैं आप दोनों को, हम ऐसी सिचुएशंस डाल रहे हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्यार व्यार नहीं हो रहा है, प्यार में फॉलन इन लव ऐसा नहीं है। वो तो सोच समझ के की जा रही चीज़ है। तो जब सोच समझ के की जा रही तो पूरे ढंग से सोच समझ के करो। अगर ये, अब क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ गई, अब वो दोनों अगर शादी के पहले साथ में बैठते, बात करते, आपकी मम्मा ऑब्जर्व करती, जानती कि वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा सभी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा हो जाता है, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है कि वहाँ शायद वो निर्णय लेते कि हम शादी नहीं करें, या वो करते तो एक दूसरे के लिए कुछ कुछ करते। अब क्या हो जाता है कि बहुत सारा टाइम, बेटा इंडिया ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों को घर से सिखा के, मेरी भी बेटी की अगर शादी होती तो मैं उसको ये सिखा के भेजता कि बोलना नहीं ज़्यादा, तो बोलोगी तो झगड़ा होगा, तो चुपचाप रहना। ये हर बाप बच्ची को सिखा के भेजता है कि नए परिवार में जा रही, सब नए लोग हैं, वो पति भी नया है तेरे लिए, बोलना नहीं। अब वो चुप रहती है, वो सहन करती है, सहन करती है, और फिर सहन करते करते सहन करने की आदत पड़ जाती है उसको, और फिर वो सहन करती जाती और फिर एक दिन ब्लास्ट होती है, क्योंकि है तो शक्ति स्वरूप, शक्ति तो तुम ही हो, हम तो बात ही कर रहे हैं सिर्फ। वो जो फूटता है, एनर्जी जो आती है, वो तो एनर्जी महिला, फिर वो फूटती है, फिर फूटती है, तो शिव पार्वती अलग अलग हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं। तो ये सब, मतलब मैं इसके 2 उत्तर दे रहा हूँ। एक कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है, जिसके ऊपर सर भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। आप में से कोई भी ये रिस्क लेता है शादी की, तो एक बार आके मिलना आप पक्के में। दूसरी, क्योंकि बड़ा रिस्क का मामला है, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाना। अच्छा, मज़ेदार बात आप देख रहे हो, हमारे पूरे एजुकेशन में आप सब पढ़े लिखे हो, है ना, मैंने भी पीजी किया, आप में से भी कोई ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। हमारे स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ाया है ये सब जो हम दोनों बात कर रहे हैं? जिंदगी को छोड़ के सब बेवकूफ़ी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री ना फिजिक्स ना बायोलॉजी। काम आ रही कुछ? भी काम नहीं आ रही सर अभी तक। काम तो ये आ रहा है कि वो पूछ रही कि अब ये क्या करूं मैं, पापा इतने प्यारे हैं, पर पापा, मम्मी इतनी अच्छी है। अब टेंशन है ना कि भाई तो मम्मी को देखेगा, पापा को कौन देखेगा? लड़की देखेगी, बेटी देखेगी। तेरा इंक्लिनेशन पापा की तरफ है, और होता ही है, लड़कियों का इंक्लिनेशन पापा की तरफ होता ही है। और अब दोस्त है ना, सुधार नहीं हो सकता। अब समझना, एक वो साथ कभी आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकते हो, कुछ भी चीज़ सुधर नहीं सकती। अब एक चीज़ हो सकती है, आप स्वीकार कर लो इसे पूरी तरह से अंदर तक। रोज सुबह उठो और भगवान को कहो कि मुझे 100% पापा जैसे हैं ऐसे ही स्वीकार है, बहुत ही प्यारे हैं, मुझे तो ऐसे ही पापा चाहिए थे, ऐसे ही पापा हैं। तुम्हारे अंदर जो पीड़ा है उनको कुछ सुधारने की, वो तकलीफ दे रही तुमको। मम्मा सुधारना चाहती है उनको, तुम मत सुधारो। वो कहती होगी, बात करती होगी, बुरा भी बोलती होगी, आप पापा लाइक मम्मी को पूरा हेट ही करता है। हाँ कोई कांटेक्ट रहा, मम्मी उनके पापा मम्मी क्या रहते हैं। ये कहानी आपके घर की नहीं मेरा बेटा, अभी बहुत सारे लोगों के घर की है। अभी है ना, मैंने एक लड़की के घर पे फ़ोन किया, वो बहुत अच्छा गाना गाया उसने, हमारी ओशिन की बच्ची थी, तो मैंने उसके घर पे फ़ोन किया। मैंने कहा, मैंने इसलिए बोला कि इसको मैं बड़ा गिफ्ट दे रहा था, मैं उसको हारमोनियम दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये तो लता मंगेशकर है, तो मैंने कहा अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे बड़ा गिफ्ट देना चाहिए, तो मैं हारमोनियम ले आया उस लड़की के लिए। तो मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया कि आपकी बिटिया बहुत अच्छा गाना गाती है, आप इस पर ध्यान दो, और मैं इसको हारमोनियम गिफ्ट कर रहा हूँ। तो कहने लगी कि हाँ वो तो सब ठीक है, इसके पापा मेरे को छोड़ के चले गए हैं, और मैं अब सिंगल मदर हूँ, और मुझे जॉब दिला दो। उसने कोई हारमोनियम में इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई बेटी में एक बार भी उन्होंने बोला नहीं कुछ, वो बात ही गई एक तरह।
मेरे बोले स्वामी जी आप मेरे लिए एक अच्छा काम कर सकते हो, अगर आप वो बच्ची से प्यार करते हो ना तो मेरी जॉब करवा दो, इसके पापा छोड़ के चले गए और अब इसके दूसरे पापा आने वाले हैं। हमारे स्कूल में बच्चे बात करते हैं, ये मेरे सेकंड पापा हैं, ये मेरी सेकंड मम्मा है, ये नई जनरेशन है। इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग की आवश्यकता है। तुम जो खेल खेलने जा रहे हो, अरे सिंपल सा एक है कि मुझे कबड्डी खेलना, तुम्हें को आती है? वो कितनी नहीं आती तो नहीं, तो पहले सुन सीख ले क्या क्या नियम है कबड्डी के। तो फिर तो कुछ भी खेलेगी तो आउट हो जाएगी कि हम तो मानते ही नहीं आउट, हम तो बैटिंग ही करेंगे, थोड़े होता है। क्रिकेट खेलना है तो उसके नियम मानने पड़ेंगे। तो क्रिकेट के नियम सीखते हो, कबड्डी के नियम सीखते हो, मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल का सिस्टम सीखते हो। एक आदमी को अपनी जिंदगी में लाते हो, उसको देखते ही नहीं। तो बेटा वो एक्सीडेंट हो गया मम्मी पापा का, और वो जो भी, अब वो जो भगवान कृपा करे उन दोनों पर, अपना नहीं होना चाहिए सब, बस इतना ध्यान रखना। बट एक सबसे अच्छी बात तुम्हारे मम्मी पापा का ये है कि दे हैव एक्सेप्टेड देमसेल्फ, हाँ राइट? पंगे तो नहीं कर रहे हैं, हाँ राइट? मतलब आप देखो हर बार न्यूज में क्या क्या चीजें आती है, वो तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको तो तकलीफ नहीं दे रहा है ना। मतलब वो ड्रामे ही क्रिएट होते हाँ, रहते हाँ हाँ हाँ, वो तो होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। हैं। दूर है तो भी क्यों करना। आदमी के पास टाइम पास नहीं है कुछ। और आदमी के फिर पास बात भी करो तो अपन डिस्टर्ब हो जाओ तो बात ना, मम्मी से बात करने का मन होता है बस करने के लिए करती हूँ। हाँ। पापा से तो 1-2 मिनट बस। वो बेटा उनका टाइम पास है, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। दिमाग के अंदर वो एक ही चीज़ चलाते हैं, एक ही पिक्चर चलाते रहते हैं। उनके पास कोई नया करने के लिए भविष्य भी नहीं है। आप समझ रही हैं? अब मैं तुम्हारे पापा को मिलकर कहूँ कि म्यूजिक सीखना शुरू करो तो कहेंगे "अरे, क्या बात कर रहे हो यार, अब क्या म्यूजिक सीखना है?" आप समझ रहे हो? पर एक्चुअली होना यही चाहिए, उनको म्यूजिक सीखना चाहिए, उनको क्रिकेट खेलने जाना चाहिए, उनको बैडमिंटन खेलना चाहिए। तो उनका ध्यान आपकी मम्मी से हटेगा और उनको शायद कोई और तुम्हारी सेकंड मम्मी मिल जाए। तो हाँ, इट इज़ पॉसिबल, ये होता है, होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं वो आदमी बैठ के सोच रहा है तो पर सोचते हो, फिर सोचते हो, फिर ड्रामे करो, सोचो ड्रामे करो। मेरी मम्मा को हमारे एक मामा जी हैं, वो उनके घर से खबर आई कि वहाँ झगड़ा हो गया बहुत मामा जी के यहाँ। तो हमारी मम्मा आधी रात को मेरे को वहाँ ले चलो। मैंने कहा यार मम्मी तो मैं बिठा के ले गया। तो मेरी मम्मी जैसे ही अंदर एंटर की तो हमारे मामा जी का लड़का कहता आप क्यों आ गई? तो बोले यहाँ झगड़ा हो रहा है। तुम बोले आप ऐसा मत करो, ये हमारा टाइम पास है। क्लियर बोला उसने, हाँ हमारा, हम सब भाइयों का टाइम पास है। अरे आप ऐसी चीजें आया मत करो। मेरे से बोले तुम यार इनको लिया घर जाओ, ऐसे लेके मत आए, हमारा टाइम पास है, हम करेंगे भाई लोग, पैसे बहुत हो गए उनके पास, करे क्या? समझ रहे आप? लोगों का टाइम पास है बेटा, उसमें कोई सीरियसनेस है ही नहीं, कुछ भी छोड़ दो। मुंबई के चौल में जब झगड़े होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, तो वाइफ को जब वो मारता है ना, तो वाइफ एक डायलॉग बोलती है, मारता है तो क्या कर हुआ, प्यार भी तो करता है, राइट? और एक और बात है, जैसे आपके जो आपने जो चीज़ें बताया, कई बार हम लोगों की पर्सनालिटी को देख के इंप्रेस होकर शादी करते हैं। हमारा जो कल्चर है ना, वो ऐसा है कि हम नेताओं के फैन बन जाते हैं। हमारा फैन कल्चर, जैसे मुझसे कई लोग, मैं जब यहाँ मेरी शादी नहीं हुई थी, यहाँ पे मैं आए दिन कोई ना कोई लड़की मेरे को प्रपोज करती थी, तो मैं बोलता था ठीक है, मुझे, मैं ना नहीं करता था। उल्टा ये भी कई बार भेजते थे सर को जाके बात करना। इतना हैंडसम बढ़िया लड़का हो तो मैं क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, ठीक है, आई एम नॉट रिजेक्टिंग योर प्रपोजल, आई रियली लाइक योर पर्सनैलिटी, आप बहुत अच्छे हो, बस 1 महीना जो है मुझसे कम्युनिकेट करो बस, राइट? सिर्फ फोन पे, उस टाइम नया फोन आया था, फोन के इनकमिंग आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। तो मैंने बोला तुम फोन पे बात कर लो, क्लास तो आ ही रहे हो, और 2 मिनट अपन बैठ के बात भी कर लेंगे। 1, 2, 4, 5 दिन चलता तो वो बड़ी खुश हो जाती थी, सर ने तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे वो आई, बोले सर 2 मिनट बात कर, मैंने बोला अभी टाइम नहीं है मेरे पास यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन से तो बोला अरे यार आप तो टाइम ही नहीं दे रहे हो। मैंने बोला मैं यही हूँ, राइट? आप मेरे इस स्टेज वाले पर्सनालिटी से इंप्रेस हो रहे हो, एंड स्पेशली तुम्हारे पापा पुलिस में है। पुलिस की पर्सनालिटी एक अलग होती है यार, बड़े फैसिनेटिंग होती है। जब वो यूनिफॉर्म पहन के जब कहीं में निकलते हैं ना स्मार्ट बन के, तो कई लोग इंप्रेस होते हैं, बट उनके काम के स्ट्रेस को कोई नहीं समझता। उनके अंदर एग्रेशन, उनके अंदर जो गुस्सा है, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर जॉब। कल ही हम ये बात कर रहे थे, ये एग्रेशन हम दोनों के अंदर भी है, बट सर ने एक बात बोला, जेसन फॉर्चुनेट है हम कि हम इस फील्ड में है,
इस फील्ड में हमें हम्बल होना ही पड़ता है। सोचो तुम्हारे पापा अगर एक पुलिस ऑफिसर नहीं होके एक ट्रेनर होते ना तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हर तरफ से, तो मैं ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ये अब तुम्हारे मम्मी पापा को समझाया नहीं जा सकता। तुम जब भी अपनी लाइफ पार्टनर को चुनो ना, प्लीज उसके अंदर अपने पापा की चीजें मत देखना कि यार ये वैसे ही कर रहा है जैसे मेरे पापा करते थे। उसके साथ बैठ के कम्युनिकेट करो, देख यार मेरे साथ ये ट्रॉमा है, जब कोई गाली बकता है, जब कोई जोर से बोलता है ना, फट से मेरे अंदर वो अलार्म क्लिक होता है कि मेरे पापा ऐसी चीजें कर रहा है, राइट। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको जब तक आप, मैं अपनी वाइफ के साथ घंटों बैठ के बात करता हूं, घंटों मतलब शायद कई बार 2-2 3-3 घंटे हो जाते फोन पे बात करते। हाँ, फोन पे ज्यादा अच्छी से बात होती है, आमने सामने क्या ना एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। जैसे अगर वो कोई चीज बोल रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा यूं हो जाता है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जबकि फोन पे क्या होता है, फोन अगर हाँ यूं करके भी बैठे रहो तो भी समझ में नहीं आता है। मैंने ये तरीका ढूंढा है, राइट। बट उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, बातें करना बहुत जरूरी है, राइट। सो थैंक यू सो मच। एक लास्ट आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक लास्ट सेशन के एंड में मैं जो 2 वीडियोस आपके लिए लेके आया हूं, आप जरूर देखिएगा। बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कल मैंने अवेयरनेस के ऊपर कोई चीज बोली थी, आपको याद है? क्या याद है अवेयरनेस को लेके मैंने जो बोला? सर से माइक ले लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। इवनिंग की आदत पड़ गई थी, इवनिंग बोल रहे थे। हाँ। कैसी रमा? अरे बहुत बढ़िया है। ट्रू। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में रहो तो मजे आ जाती है एकदम। दैट इज अवेयरनेस, है ना? किसको एक और चीज है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हम रिलीजियस फैक्टर को बहुत ज्यादा माइक लगा मतलब तवज्जो देते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, मेजोरिटी यहाँ सब लोग हिंदू हैं, ठीक है? आपको पता है हनुमान जी के भक्त कितने लोग हैं यार? काफी हैं। आपने हनुमान जी को कभी लाल रंग में, या आपने देखा वो भगवे रंग में रहते हैं, उसका रीजन पता है क्या है? क्या, टेल मी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी मतलब आपके प्रभु की उम्र को लंबा करता है, मतलब उम्र को बढ़ाता है। तो उनने इसी वजह से उन्होंने सोचा कि चुटकी भर सिंदूर से अगर प्रभु की उम्र बढ़ जाती है, अगर मैं पूरे शरीर पे लगाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं इसको थोड़ा प्यार से बताता हूँ आपको, सर ने बहुत जल्दी बताया, ठीक है? मतलब इसको एक कहानी के हिसाब से, रोहित सर ये अपन कनेक्ट कर दें। मतलब हम प्यार मोहब्बत की 2 दिन से बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखो, एक दिन भगवान राम जो है, राइट, कहीं जा रहे थे, तो बोले हनुमान जी, हनुमान आप जाओ सीता माता को लेके आओ। तो जब वो गए तो बोले मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो वापस जाते हैं, थोड़ा टाइम होता है, तो फिर बोला यार अपन लेट हो रहे हैं, बुलाओ जाके। तो जाके हनुमान जी बोलते हैं मेरे राम को विलंब हो रहा है आपकी वजह से, माते आप बताइए आप इतना लेट क्यों हो रहे हैं, आप इतने विलंब क्यों कर रहे हैं? तो बोले मुझे मेरी सिंदूर की डिब्बी नहीं मिल रही। तो उन्होंने बोला सिंदूर की डिब्बी नहीं मिल रही तो छोड़ दो ना। बोले नहीं नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये सिंदूर की डिब्बी उनकी उम्र बढ़ाती, और ये सिंदूर लगाना, मैं जब सिंदूर लगाती हूं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, और सिंदूर की महक उनको बहुत अच्छी लगती है। जब ये बात पता चला तो बोला अच्छा ऐसा है, और उसके बाद वो कहीं चले गए, और करीब आधे घंटे बाद पूरे सिंदूर के सिंदूर खुद के ऊपर उड़ेल के आ गए। बोले देखो भगवान, ये होता है एक्चुअल प्यार, जब आप सामने वाले को समझते हो, सामने वाले की अच्छाई को समझते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये सब चीजें छोड़ के, आपने गाड़ियों के पीछे कई बार एक पोस्टर देखा होगा हनुमान जी का, बहुत गुस्से में, ये बहुत गलत पोस्टर है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। हनुमान जी इज नॉट अ रेप्लिका ऑफ वॉर और एग्रेशन। उनसे अगर कुछ चीज सीखना है वो ये सीखना है, कितनी भी ताकत में हो तुम। आपने रामायण तो देखी होगी जिसमें दारा सिंह, आपने देखा हमेशा मुस्कुराते रहते हो, अरे हमेशा बात भी कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो लंका में भी जाके वो मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, हंसते हुए बात कर रहे हैं। वो मुस्कुराहट खत्म हो गई, कितने लोगों के चेहरे पे आप देखो कैसे बैठे हुए। मतलब हमको कोई चीज अच्छा सीखना, वो नहीं सीख रहे हम, राइट?
बाकी सारी चीजें सीख रहे हैं। हम ये नहीं सीख रहे कि अगर कोई लड़ाई हुई है तो किस तरीके से लड़ाई हुई है, क्यों लड़ाई हुई है, वो नहीं सोच रहे। हम लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने जो चीज बताया कि हम राम को ना फॉलो करते हुए, मैं नहीं बोल रहा लक्ष्मण को मत फॉलो करो, बट आप उस कैरेक्टर को समझो तो सही। मैं एक क्रिश्चियन होने के नाते मैं गारंटी देता हूं, जितना मेरे को हिंदू रिलीजन के बारे में पता है शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। क्यों? ऐसा नहीं कि कहीं मैंने ट्रेनिंग ली, पढ़ते हैं, सुनता हूं मैं। एक दो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, राइट। एक देवदत्त पटनायक करके एक है, सुना होगा कभी आपने, राइट। उन्होंने काफी रिसर्च किया है, राइट, हिंदू रिलीजन के ऊपर रिसर्च किया है, वेदों के ऊपर रिसर्च किया है। उनको बैठ के मैं जब सुनता हूं तो मेरे को लगता है वाह यार, हिंदुइज्म इज द मोस्ट सेक्युलर रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको पता है हिंदू राष्ट्र, जैसे आपको करीब मतलब 150 के आसपास आपको क्रिश्चियन कंट्रीज मिल जाएंगे, राइट, और 100-125 के आसपास आपको मुस्लिम कंट्रीज मिल जाएंगे, राइट। अलग अलग रिलीजन के कंट्रीज आपको मिल जाएंगे। बट क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं मिलता? क्योंकि हम कभी भी किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं, राइट। हमारा रिलीजन, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं, आई एम पर्सन फ्रॉम इंडिया, हमारा रिलीजन इतना सेक्युलर, तेरे को करना है तो कर, नहीं तो खुद ठीक है, मैं ये चीज कर रहा हूं। बट वी आर फॉरगेटिंग दैट, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग दोस नेगेटिव पीपल। आपको शायद सुन के विश्वास नहीं होगा, मुझे मेरे कम्युनिटी में लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। एक बार मैं एक जगह खड़े होकर मैं बोल रहा था कि यार वो हमारा ही रिलीजन का फंक्शन था, मैं बोला इस दुनिया के सबसे ज्यादा मिसाकर किसी ने किया ना, वो कैथलिक्स ने किया है। कितने भी कत्लेआम जो किए हैं वो कैथलिक्स ने किया है, राइट। उसके बाद मुस्लिम्स ने किया है, बट कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। और हम आज उनको कॉपी करना शुरू कर दिए, हम वो काम करना शुरू कर दिए जिसको कभी हम हेट किया करते थे, राइट। तो आप ये बात समझे, इस दुनिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज जो होता है ना, वो है प्यार का लैंग्वेज। वो हमको सीखना है, नहीं सीख पा रहे हैं। कोई हमारे सामने कोई भी कुछ भी बात करे ना, आप बोलो नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता, भले ही इसने मेरे को कुछ भी किया हो। मतलब इवन बीइंग अ कैथलिक, मैं एक और चीज बताऊं, हम बाइबल में से मैंने जो चीज सीखा है, जीसस क्राइस्ट ने हमेशा खुद को जिन्होंने उनको मारा था उनको भी माफ किया है। आपको रानी मरिया करके एक उदयनगर में एक सिस्टर है, आज से करीब 25 साल पहले की बात है। वो उनका वहाँ के एक मतलब बीजेपी नेता थे, मतलब आरएसएस के नेता थे, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था, राइट, शूट कर दिया, मर्डर कर दिया था। मतलब दिन दहाड़े बस से उतार के मार दिया था उनको, राइट, और बहुत गंदे तरीके से मारा था। क्यों? क्योंकि वो मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, वो लोगों को जागरूक कर रही थी कि यार आप लोगों के लिए ऐसे मत काम करो, पैसे लेके काम करो। तो वो उन्होंने मर्डर कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनके मर्डर के 20 साल बाद, और उनका वहाँ पे मकबरा टाइप बना दिया गया है, और उनकी फैमिली ने आके जिस इंसान ने उसका मर्डर किया था उस इंसान को जाके माफ कर दिया, और उन्होंने कोर्ट में ये प्लीड किया कि इस इंसान को छोड़ दो, हमने माफ कर दिया, और वो छूट गया। आज की तारीख में वहां का पार्षद है, राइट। एंड ही इज नॉट फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, बट ही इज फॉलोइंग हर गुड थिंग्स, ही इज फॉलोइंग हिज ओन रिलीजन। बट एट द सेम टाइम आज एक इंसान के मतलब शहीद होने की वजह से आप देखो, एक शैतान को उन्होंने एक अच्छा इंसान बना दिया। तो वी आर एक्चुअली फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। हम वो चीजों को भूलते हुए हम पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। जैसे सर ने जो आपको